Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology lecturer Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में पिछले कुछ लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम्स की एक्टिविटी पर बात करी। हमने बात करी उन फैक्टर्स की जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको अगर हम तब्दील करते हैं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, या तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऐसे फैक्टर्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 फैक्टर्स पढ़े थे। पहला फैक्टर टेम्परेचर था। आपको बताया कि टेम्परेचर, एंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेचर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 0 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। फिर अगर आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है और 60 डिग्री पर आकर एंजाइम की एक्टिविटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं और उस खास टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। जो ह्यूमंस के एंजाइम्स होते हैं इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर तकरीबन 35 से 37 के अराउंड होता है। यानी 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ह्यूमन एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। बट अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। आपको यह भी बताया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप टेम्परेचर ले जाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी 0 तो 60 पे ही हो गई थी, 100 पर आकर तो एंजाइम्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 0 डिग्री पर एंजाइम्स का एक्टिविटी 0 हो जाता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बस वो सिर्फ इनएक्टिव होते हैं। फिर जो सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा वो था पीएच। टेम्परेचर के साथ साथ हमारे जो एंजाइम्स हैं वो पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। तकरीबन जो एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6 से 8 के अराउंड होता है। हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच होता है। उस पीएच पर ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया जाए अगर पीएच में तो हमारे एंजाइम्स टेम्पररी तौर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस पीएच में लाए जाएं तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो पेप्सिन होता है उसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 है। जो एमाइलेस है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 6, ऑप्टिमम पीएच 6.8 है। उसके बाद बच्चों हमने थर्ड फैक्टर पढ़ा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमारे पास बॉडी में ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो सोल्यूशन की फॉर्म में, सोल्यूशन में सबस्ट्रेट की मिकदार को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहा जाता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। जितना आप सोल्यूशन में सबस्ट्रेट ज्यादा करते रहेंगे एंजाइम की एक्टिविटी उतनी इंक्रीज होती रहती है। मगर एक पॉइंट आने के बाद अब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं आएगा। यानी एक पॉइंट तक तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी यानी फिक्स हो जाएगी। अब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स पर बात करनी है। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाएं तो अब एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक्टिवेटर्स कहा जाता है। होता क्या माजरा है कि ये हमारे पास सपोज करें एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो अपने सबस्ट्रेट से मैच नहीं हो रही, लिहाजा ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इस एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट का शेप देख लें आप, एंजाइम की एक्टिव साइड का शेप देख लें, फर्क है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लिहाजा इस एंजाइम की एक्टिविटी 0 है एक लिहाज से। अभी ये एंजाइम काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर इसका एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जो इसके साथ अटैच होके इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा और ये
जीरो एक्टिविटी से काम करने लग जाएगा, वो एक्टिवेटर होगा। अब जो एक्टिवेटर है वो एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, जिससे एंजाइम के शेप में फर्क आ जाता है। और अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो गया सबस्ट्रेट के साथ। लिहाजा अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है। ये लूजली बॉन्ड होते हैं, ये एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाते हैं। अब एंजाइम अपना फंक्शन शुरू कर देता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे एंजाइम का काम खत्म हो जाता है तो ये एक्टिवेटर्स एंजाइम से अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारी बॉडी में एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसका एक्टिवेटर जिंक होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब भी अपना काम करेगा तो उसके लिए इसे जिंक का एलिमेंट, जिंक का जो एलिमेंट है वो चाहिए होगा। जिंक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ अटैच होगा। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस रेडी हो जाएगा और मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू कर देगा। फिर जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम खत्म हो जाता है तो जिंक अलैदा हो जाएगा। इसी तरह एक और एंजाइम होता है हमारी बॉडी में फॉस्फेटेस, और उसका जो एक्टिवेटर है वो मैग्नीशियम होता है। तो ये था बच्चों एक्टिवेटर्स। अब बात करते हैं इनहिबिटर्स की। एक्टिवेटर्स में आपने देखा कि कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी जीरो थी, एक्टिवेटर्स अटैच हुए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ गई, यानी इनका जो एक्शन था वो थोड़ा पॉजिटिव था, ये एंजाइम से काम करवा रहे। इनिबिटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। और कुछ ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो अगर एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो एंजाइम्स काम करना ही बंद कर देगा, उनकी एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। यानी ये एक्टिवेटर के अपोजिट है। एक्टिवेटर अटैच होता है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। इनहिबिटर अटैच होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। कुछ एक्टिवेटर्स एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो एंजाइम जाकर काम करता है, अगर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह कुछ इनिबिटर्स ऐसे होते हैं जो अगर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो एंजाइम काम करना ही बंद कर देगा, उसकी एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम के साथ अटैच होने पर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें उनको इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये कुछ मामलात में इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, कुछ मामलात में इनहिबिटर एंजाइम्स के बजाय उनके एक्टिवेटर्स के साथ अटैच होते हैं। अब ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जी, एक नॉर्मल सबस्ट्रेट। ये एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट है। अभी आप देखें एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ मैच हो रही है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है। जैसे ही वो एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके शेप में फर्क आ गया, और अब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा। लिहाजा अब इस एंजाइम से कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो पाएगा, यानी इस एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल था जो एंजाइम के साथ अटैच हुआ और एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई, इस मॉलिक्यूल को आप इनहिबिटर कहेंगे। अब बच्चों इनहिबिटर दो तरह का होता है। एक कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट एंजाइम के सबस्ट्रेट के शेप जैसे होते हैं। याद है ना, एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का एक ही जैसा शेप होता है। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका शेप एंजाइम की एक्टिव साइट से मैच हो रहा होता है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि वहां पहले से एक मॉलिक्यूल मौजूद है, एंजाइम की एक्टिव साइट घिर गई। तो अब ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर पाएगा। ऐसे इनहिबिटर्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जिनका शेप सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट से मैच करता है। लिहाजा ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब सबस्ट्रेट जरूर होगा बट वो एंजाइम के साथ
अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट घिर गई। तो अब यूं एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस या जीरो हो जाएगी। ऐसे इनहिबिटर्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। और बच्चों इनहिबिटर्स की जो दूसरी टाइप है उसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के बजाय एंजाइम की बाकी किसी और जगह पर जाकर अटैच हो। एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी तमाम जगहों को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स, ये सब्सटेंसेस एंजाइम की एक्टिव साइट के बजाय एंजाइम की किसी भी एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच हो जाते हैं। इनके अटैच होने से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके शेप में फर्क आ जाता है। और जब शेप में फर्क आ जाएगा तो अब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा, लिहाजा एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। एंजाइम अब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। ऐसे इनहिबिटर्स जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होके एंजाइम्स की एक्टिव साइट के शेप को चेंज करें, उन्हें आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आज आपने देखा एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उन्हें आप इन एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर होते हैं इनहिबिटर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अगर एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाएं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इनको आप इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स को आपको इनहिबिटर्स की दो टाइप्स बताई गई, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट से अटैच होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा बाकी किसी और साइट, जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहां जाकर अटैच होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से एंजाइम की एक्टिव साइट घिर जाती है, इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है और इस वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।